जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज कुछ क्लासेस हमने की हैं, कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं। आज जो टॉपिक लेना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो है देखिए चैप्टर का नाम सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स किए हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ाई आप कर रहे हैं वो ऐसी होती है, आप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दे रखी होती है, कोई द्विघात समीकरण जब दे रखी होती है, तो आप ये जानते हैं कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो कितने होते हैं? 2, जिनको आप क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। और इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इन रूट्स की वैल्यू आपने निकालना सीखा है अभी तक। जब भी हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से, जितने भी मेथड्स आपने सीखे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, उनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके जब आप ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब आपको क्या मिलता है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के तौर पे x की कुछ वैल्यूज मिलती हैं, x के कुछ मान मिलते हैं। और x के उन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के हमेशा 2 मान मिलते हैं और उन दोनों मानों में से एक को आप अल्फा कहते हैं, दूसरे को आप बीटा कहते हैं। और इनको, अगर इनके नाम की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं? मूल, यानी कि रूट्स। ठीक, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आज जिस चीज की शुरुआत करनी है वो ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकाले बिना बताइए कि उसके रूट्स कैसे होंगे, उनके रूट्स का नेचर बताइए। क्या बताएंगे आप? नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपको दे रखी है तो उस द्विघात समीकरण को बिना हल किए, अगर आप द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं, हल करके सॉल्व करके उससे x की वैल्यूज, x के मान निकाल लेते हैं, तो मान लीजिए अगर x का मान आपको 2 मिल गया और -5 मिल गया, तो जब समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू मिल गई तो अब इन वैल्यूज को देखकर आप ये वैल्यूज क्या हैं? समीकरण के मूल हैं, समीकरण के रूट्स हैं। तो इन रूट्स को देखकर तो आप ये बता ही सकते हैं कि इस समीकरण के जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, वो कैसे हैं। नेचर कैसा होने का मतलब वो रियल है या इमेजिनरी है, यानी वास्तविक है या काल्पनिक है, परिमेय है या अपरिमेय है, अलग अलग है या बराबर है। तो मान लीजिए इस समीकरण को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, x के 2 मान मिले, 2 मानों में एक अल्फा हो गया आपका, एक बीटा हो गया, यानी ये दोनों मूल हो गए। तो इन दोनों को देख के आप बता सकते हैं कि ये दोनों मूल असमान हैं, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों रियल हैं क्योंकि कहीं इमेजिनरी का सिंबल आई नहीं लगा हुआ है। ठीक, दोनों परिमेय हैं, दोनों परिमेय हैं, अपरिमेय नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप समीकरण को हल करके रूट्स निकाल लें तो रूट्स को देखकर आप बता सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं हमारे। जैसे रूट दिखेंगे वैसे हम बता देंगे कि रूट्स ऐसे हैं। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि समीकरण को हल करके उसके रूट्स निकालिए फिर उनको देख के बताइए। आपसे कहा जाएगा कि बिना रूट्स को निकाले हुए इक्वेशन आपको दी जाएगी। क्या किया जाएगा? इक्वेशन आपको दी जाएगी और ये जो भी इक्वेशन दे रखी होगी इसको सॉल्व करके बिना रूट्स निकाले हुए, इसको सॉल्व करके रूट्स नहीं निकालने हैं, बिना रूट्स को निकाले हुए आपको बताना है कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। यानी इस समीकरण को हल करके इसके मूल नहीं निकालने हैं, बिना मूलों को निकाले हुए आपको बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति, प्रवृत्ति यानी नेचर कैसा होगा। ठीक, यानी टॉपिक क्या रहने वाला है आज? टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है क्या? नेचर ऑफ रूट्स।
ऑफ किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की प्रवृत्ति या प्रकृति या नेचर कैसा होगा ये आपको बताना है, बिना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स की वैल्यू निकाले। ठीक, रूट्स को बिना निकाले आपको बताना है कि ये रूट्स कैसे हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ नियम कानून हैं, उनको आप समझ लीजिए। इस टॉपिक के अंतर्गत जो पहला पॉइंट शुरू होगा, मतलब जहां से आपके रूल्स शुरू होंगे, उससे पहले थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। जो लोग जानते हो, मतलब जो भी बताया जाएगा कुछ एक्स्ट्रा बातों के तौर पे, वो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि उनकी जरूरत और भी कहीं पड़ सकती है। सबसे पहली चीज, आपने छोटे क्लासेस में 9th से या इसके पहले भी या उसके बाद भी रियल नंबर्स पढ़े होंगे। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। जब भी आपने मैथमेटिक्स शुरू की होगी तो आपको सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान ही कराया गया होगा, सबसे पहले संख्याओं नंबर्स के विषय में बताया गया होगा। क्योंकि जब भी आपने मैथ शुरू की होगी पढ़ना, तो मैथ्स में संख्याओं का महत्व और संख्याएं क्या एक्चुअली में है, इसको जाने बिना मैथ शुरू करने का कोई मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं, मतलब जितनी पढ़ाई आपने की उसमें किसी न किसी पड़ाव पर आपको संख्याओं के विषय में बताया गया होगा। संख्याओं के विषय में जब बताया गया होगा तो आपको रियल नंबर्स के विषय में जरूर बताया गया होगा, क्योंकि संख्याओं का मतलब रियल नंबर्स, मतलब संख्याएं, दुनिया की सारी संख्याएं किसमें आती है, रियल। अगर आपसे पूछा है दुनिया की सभी संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, तो अगर आपको सबसे पहला जो आप विभाजन करेंगे, जो इनका वो करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो किन दो नामों में करेंगे। एक सबसे पहला, जैसे अगर आप थोड़ा लास्ट तक अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर आप ठीक से बेसिक से सोचते हैं, अगर मूल से आप रूट से अगर आप सोचना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि संख्याएं बताइए कितने प्रकार की हैं, तो आप कहेंगे संख्याएं 2 प्रकार की हैं। पहले प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या नहीं, नेचुरल, इंटीजर, होल नहीं, पहले संख्याएं 2 प्रकार की, एक रियल और एक इमेजिनरी। यानी कि एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। अब लग रहा होगा कि पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अचानक संख्याएं कहां से शुरू हो गई। एक छोटी सी बात बतानी है, तो बात कितनी भी छोटी हो, मतलब बताने में वो कितनी भी छोटी हो, अगर उसका असर ज्यादा है तो उसको आप इस तरीके से बताइए, आप उस तरीके से उसको सुनिए कि आप जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में वो बस जानी चाहिए। नंबर्स की अगर बात की जाए तो 2 तरीके की संख्या होती है, एक रियल नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, जब भी आप कभी नंबर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा डिटेल जानेंगे कि रियल नंबर्स में क्या क्या, कौन कौन से रियल है, कौन कौन से इमेजिनरी। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जितने भी रियल हैं, दुनिया में जितनी संख्याएं हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं, वो सारी की सारी रियल नंबर्स। इसमें सारे वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर, होल, मतलब पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, सारी की सारी इसी में रियल नंबर्स में आ जाएंगी। जितनी संख्याएं आप यूज करते हैं वो सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स। और कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर किसी भी रियल नंबर में आई कनेक्ट हो जाए, ये आई क्या होता है, कनेक्ट होने से इमेजिनरी क्यों बन जाता है, वो यहां नहीं पढ़ेंगे, वरना फिर नंबर सिस्टम चलने लगेगा। सिर्फ यहां पे मैं सिंबल आपको बताना चाह रहा हूं। किसी भी रियल नंबर में स्मॉल आई कनेक्ट हो जाए, अगर क्या कनेक्ट हो जाए, स्मॉल आई कनेक्ट हो जाए, तो वो रियल किस में बदल जाता है, इमेजिनरी में। जैसे 4 रियल है और अगर 4i लिख दें मैथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी। जैसे √3 रियल है लेकिन i लिख दें तो, √3i लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक, और ये i क्या होता है, देखिए i जो होता है उसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अंडर रूट के अंदर -1 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम i कह देंगे। रूट -1 की जगह क्या यूज किया जाता है, स्मॉल i। अच्छा, रूट के अंदर -1 का मतलब क्या है, रूट के अंदर -1 का मतलब 1 का तो कोई मतलब 1 तो रहता ही है। कुल मिला के बात है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस बच रहा है, रूट के अंदर जो भी पूरा कंटेंट है वो अगर केवल नेगेटिव है,
स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आया, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो वो स्क्वायर रूट और माइनस हटके अपनी जगह क्या छोड़ जाएगा, आई। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए समझिए। वैसे तो रूट के अंदर -5i लिखा हुआ, 5 लिखा है, तो इसकी वैल्यू ये है। रूट के अंदर अगर -5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू है √5i। लेकिन कैसे होती है उसको समझ लीजिए जरा। जैसे रूट के अंदर -5 लिखा हुआ तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, √5 इंटू -1। देखिए कोई फर्क पड़ेगा, रूट लगा हुआ है 5 और -1 का गुणा माइनस का 5 हो जाएगा, वही हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर, बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा करनी में, सर्ट्स में, कि अंडर रूट के अंदर अगर दो संख्याओं का गुणा हुआ है तो वो अंडर रूट दोनों पे अलग अलग चला जाता है और बीच में चिन्ह गुणे का लग जाता है। केवल गुणे और भाग में होता है, प्लस माइनस में नहीं होता है। रूट के अंदर ए भी लिखा हुआ है तो ए पर रूट अलग लग जाएगा, बी पर रूट अलग लग जाएगा, ठीक, ऐसे हो सकता है। या अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, -5 लिखा है, -5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे -1, 5 गुणे -1 -5। अब 5 और -1 दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे रूट लगा है तो दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। √5 अलग हो गया और √-1 अलग हो गया। √5, √-1 क्या होता है, आई, यानी माइनस का √5 अगर है तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, √5i। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू दिख जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ही बना रहेगा और नेगेटिव जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर एक आई लेकर चला आएगा। जैसे लिखा हो √-9, तो क्या होगा, 9 पे रूट लगेगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर रूट आई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। √-7, तो 7 का √7 और माइनस का √i, इस तरीके से चलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, इसका इस्तेमाल होने वाला है। अगर कहीं पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी यानी काल्पनिक मान देगा। कैसा मान देगा, काल्पनिक, जो है नहीं वास्तव में, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं उसकी, तो वो इमेजिनरी वैल्यू देगा और उसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक, इतनी बात आप समझ लीजिए यहां पे। उसके बाद अब हम चलेंगे सीधे अपने टॉपिक पे, और टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का यानी कि उसके मूलों की प्रकृति कैसे हम ज्ञात करें, कैसे पता लगाएं। तो जैसे मान लीजिए ax² + bx + c = 0, ये है। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ax² + bx + c = 0, और इसके मूलों का लक्षण हमको बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मूलों का लक्षण बताना है। तो कैसे मूलों का लक्षण बताएंगे बिना मूल निकाले हुए, उसके लिए आपको एक टर्म जानना जरूरी है जिसे कहते हैं विविक्तकर। हिंदी में शायद इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है विविक्तकर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक, b² - 4ac। समझिए क्या करना है। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है और इस द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण आपको निकालना है। हम क्या करेंगे, जो भी द्विघात समीकरण हमको दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे आइडियल फॉर्म से, जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c = 0 से। जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी x² का गुणांक होगा वो a, x का गुणांक b और कांस्टेंट टर्म c, abc मिल जाएंगे। जब abc मिल जाएंगे तब इस abc की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। किसकी, abc की, यहां b² - 4ac फॉर्मूला है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला है इसमें एबीसी की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी हमको, क्योंकि एबीसी तो गिनतियां होंगी ना, गुणांक है, और जब गिनतियों को हल करेंगे तो कोई गिनती ही मिलेगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। वो जो भी मान मिलेगा वो डी का होगा, और डी को क्या कहेंगे हम, विविक्त का। यानी जो वैल्यू मिली बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी मान मिला, या कहिए डी का जो भी मान मिला, या कहिए विविक्तकर का जो भी मान मिला, वो वैल्यू, जो वैल्यू यहां मिलेगी वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि इस समीकरण के मूल कैसे हैं। बस और कुछ नहीं करना है। इस वैल्यू को देखकर इस वैल्यू पर कुछ नियम बनाए गए हैं। हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया गया होगा उस समीकरण से हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, उस न्यूमेरिक वैल्यू पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि अगर ये मान ऐसा है तो समीकरण के मूल ऐसे होंगे, अगर ये वाला मान जो इसका मान मिला है ये ऐसा है तो समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ऐसे होंगे, अगर ये मान ऐसा है तो समीकरण के नियम रूट्स ऐसे होंगे। तो कुल मिला के क्या करना है आपको, डी की ये विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, इसमें एबीसी के मान रख के इसको हल करना है। जो भी मान मिलेगा उस मान को देखकर हम ये बता देंगे, सिर्फ केवल उस मान को देखकर, और बाकी कुछ नहीं करना, केवल इस डी की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू को देखकर हम बता देंगे कि जिस समीकरण के लिए हमने डी का मान निकाला है उस समीकरण के मूल कैसे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। क्या करना है, जो भी समीकरण दिया है उस समीकरण की कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन करिए, एबीसी की वैल्यूज निकालिए, एबीसी का मान विविक्तकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र में रखिए, इसको कैलकुलेट करिए, जो मान मिले उस मान को देखकर कैसे हम बताएं कि इसके मूल कैसे हैं, वो नियम आप लिखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ऐसी हो तो मूल ऐसे होंगे। तो ये ऐसे ऐसे वाले नियम क्या हैं उनको जरा हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम विविक्तकर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस समीकरण से एबीसी की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर 4ac कितना है वो मान निकाल के देखेंगे। जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो अब ये वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है, जैसी जैसी ये वैल्यू होगी वैसा वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है इस बात को हम देखें जरा, देखिए कैसी कैसी हो सकती है। सबसे पहले लिखेंगे स्थितियां, केस फर्स्ट। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है ये देखिए आप, क्या हो सकता है केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हो सकता है जीरो हो जाए। हो सकता है आप d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखें, उसको सॉल्व करें, जीरो आ जाए मान। अगर जीरो आ जाएगा मान तो क्या होगा, अच्छा इतना इसको रहने दिए, एक चीज जरा रफ पे समझ लीजिए पहले, हालांकि जानते हैं आप लेकिन क्योंकि इससे जोड़ना है इसलिए मैं बताया दे रहा हूं। ये जो भी इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन के मूल जो होते हैं, यानी मूल का मतलब x की वैल्यू, x निकालने के लिए अगर आप डायरेक्ट आपको निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। यानी इस समीकरण के मूल निकालने का जो सबसे सीधा तरीका होता है, जो सबसे आसान तरीका होता है, शीघ्राचार्य का फॉर्मूला होता है। यानी अगर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूले को यूज करें तो यहां से हमको x के मूल मिल जाते हैं,
और ये समीकरण जो दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये आपको क्या ये नहीं बता रहा है कि इस x की दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार वैल्यू, दूसरी माइनस बी माइनस, यानी एक बार प्लस लेंगे तो एक मान मिलेगा, माइनस लेंगे दो मान मिलेगा, दूसरा मान मिलेगा। और दोनों मान क्या हैं? दोनों मान हैं अल्फा और बीटा, यानी x बराबर इस फॉर्मूले से जो निकल के आते हैं वो एक्चुअली क्या हैं? वो एक्चुअली अल्फा और बीटा हैं, यानी कि समीकरण के मूल हैं। तो आप इसको जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो किसी भी समीकरण के मूलों पर क्या फर्क पड़ेगा, मूल कैसे मिलेंगे, हम याद नहीं करेंगे, हम निकाल के देखेंगे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल इस फॉर्मूले से निकलते हैं। ठीक, हमने इस सवाल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये वैल्यू 0 आने के बाद समीकरण के मूल कैसे होंगे, जरा हम फॉर्मूले में रख के देखें। ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की, हम इस समीकरण के लिए की बात कर रहे हैं। इस समीकरण के लिए फॉर्मूला हम इस सबके लिए यही रहेगा। इस समीकरण के लिए हमने माना है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए, तो अगर ये 0 है तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, उसके लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा रहे हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 माना है आपने, अपॉन 2a, x इक्वल टू अंडर रूट 0 दैट इज 0, और 0 प्लस माइनस 0 दैट इज प्लस माइनस का भी कोई मतलब नहीं, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक, लेकिन क्या यह संभव है अकेला? समीकरण कैसी है? द्विघात, यानी मूल कितने होने चाहिए? 2, और हमारे पास कितने आए हैं? 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक्चुअली एक मूल नहीं है, ये एक्चुअली 2 मूल है, ये सेम समान है, इसलिए एक ही बार आया है। कैसे, उसको भी देख लीजिए। जैसे हमने डायरेक्ट लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे जब आप, तो क्या आएगा? प्लस, एक बार में जो मिलेगा उसको अल्फा कहेंगे, दूसरी बार जो मिलेगा उसको बीटा कहेंगे। तो x कह लीजिए या ब्रैकेट में अल्फा लिख लीजिए। अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, दैट इज कितना? माइनस बी अपॉन 2a। और अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा? माइनस बी माइनस का 0 अपॉन 2a, यानी माइनस का b अपॉन 2a। तो कहने का मतलब ये है कि इसको लिख एक बार में ही लिया गया था माइनस बी अपॉन 2a, लेकिन वो एक नहीं था, वो 2 थे। प्लस करने पर, प्लस लेने पर माइनस बी अपॉन 2a आएगा, माइनस लेने पर भी माइनस बी अपॉन 2a आएगा। यानी इस समीकरण के 2 मूल मिले हमको। बस इस लाइन को ध्यान समझिएगा। इस द्विघात समीकरण के लिए जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर माना, यानी विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का मतलब विविक्त कर, यानी d हमारा 0 हुआ। जब हमने इसको d को 0 माना तो हमने देखा कि श्रीधराचार्य के सूत्र से जो मूल आए वो दोनों मूल कैसे आए? एक दूसरे के बराबर आए। भाई 2 मूल आए, मूल निकालने में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर यूज किया। जैसे ही हमने इसकी जगह पे 0 रखा तो जो मूल मिले वो मूल कैसे मिले? ये अल्फा है, ये बीटा है, और अल्फा और बीटा आपस में कैसे दिखे हैं हमको? इसमें दोनों मूल हमको समान मिले। तो पहला रिजल्ट आपका निकल के आया, जो आपको रटना पड़ता है वो आपको यहां रटना नहीं। पहला रिजल्ट निकल के आया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो अब तो में देखो कौन कौन सी बातें हैं। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आपने लिया तो मूल कैसे मिले आपको? देखिए, मूल कैसे मिले? अल्फा और बीटा के मान कैसे मिले? दोनों एक जैसे हैं, यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हुआ तो मूल आपको कैसे मिले? समान मिले, यानी इक्वल मिले। पहली बात समझ में आई होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहा तो मूल हमेशा कैसे रहेंगे? समान। दूसरी बात, मूल बताइए जो आपको दिख रहे हैं ये वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? वास्तविक का मतलब वैल्यू में आई ना हो, स्मॉल आई ना दिखे तो वास्तविक, अगर स्मॉल आई दिख जाए तो काल्पनिक। तो जो मूल आपको दिख रहे हैं इसमें ना तो कहीं पर आई है और ना कहीं पर अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो यानी ये कैसे हैं? वास्तविक हैं। तो दूसरा रिजल्ट आपको क्या मिला? वास्तविक।
अगर आप इस बात को रटने लगेंगे ना तो अभी इतनी कंडीशंस 3 4 5 आएंगी, सब में कंफ्यूज जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जैसे ही कंडीशन की बात की जाए, अपने दिमाग में फॉर्मूला दौड़ाइए, फॉर्मूले में वैल्यू अपने मन में पुट करिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, आप देखेंगे x बराबर माइनस बी अपॉन 2a केवल बचा, और माइनस बी अपॉन 2a बचने का मतलब है कि मूल माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a दोनों सेम मूल है। तो रिजल्ट क्या निकल आएगा कि जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर 0 के बराबर लिया तो जो हमको मूल मिले वो मूल आपस में बराबर हैं, और क्योंकि इसमें कहीं आई नहीं दिख रहा इसलिए वास्तविक भी हैं। ये दो रिजल्ट्स मिले जब हमने इस कंडीशन को यूज किया। ठीक, दूसरा केस देखिए क्या बनता है। दूसरा केस देखते हैं क्या बनता है। दूसरा केस आपका बनेगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर था, इस बार 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव हो। 0 से बड़ा होने का मतलब ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉजिटिव, या शॉर्ट में ना लिखिए पूरा लिख लीजिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो 0 से बड़ा अगर हो जाए तो देखिए क्या होगा। फिर से यहां पे आइए, जीरो से बड़ा अगर हो जाए तो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब मान 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो उसकी वैल्यू रूट में मिल सकती है या बिना रूट में भी मिल सकती है। ठीक, अगर 0 से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब ये पॉजिटिव नंबर जो है दो तरीके का हो सकता है। ठीक, पॉजिटिव नंबर क्या कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। देखिए कैसे। एक तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पॉजिटिव नंबर जो भी मिला इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखिए। जैसे मान लीजिए यहां पर माइनस बी है प्लस माइनस है अंडर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लीजिए सपोज हमने 9 मिला हमको, मतलब मान लीजिए, बस मान लीजिए 9 मिला, 0 से बड़ा है, अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2a। एक बात ये होगी, लेकिन 0 से बड़ा केवल 9 ही तो नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 0 से बड़े में 5 मिला हो। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 से बड़ा मान रहे हैं तो बड़े में वो 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100, 200, 500 कुछ भी हो सकता है। तो एक बार हमने माना कि ये जो 0 से बड़ा नंबर है वो 9 हो, और दूसरी बार में हमने माना कि ये जो 0 से बड़ा नंबर है ये 5 हो। ठीक, तो आप देखिए 0 से बड़े में दो कंडीशंस बन जाएंगी। क्या कंडीशंस है? इसको भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। 0 से बड़े की एक कंडीशन आपको ये दिख रही है और दूसरी कंडीशन आपको ये दिख रही है। क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि पहली वाली कंडीशन में रूट के अंदर जो नंबर मिला है वो 0 से बड़ा होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है, अपने आप में पूर्ण वर्ग है। रूट के अंदर जो भी नंबर मिला है, जिसको जो 0 से बड़ा आपको मिला है, वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है या पूर्ण वर्ग है। इसलिए उसने अपने परफेक्ट स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया और यहां पे रूट खत्म हो गया, प्योर नंबर बचा। और जब प्योर नंबर बचा तो ये संख्या कैसी हो गई? अंश बटे हर, ये परिमेय संख्या होगी। दूसरी बात, दूसरी वाली स्थिति में आप आए तो 0 से बड़ा जो नंबर आपको मिल रहा है वो कभी ऐसा भी मिल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 5 मान लीजिए मिल गया इसके अंदर, तो 5 0 से बड़ा तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा। रूट के बाहर नहीं आएगा तो रूट 5 जो है ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या अगर ये है तो ये पूरा का पूरा है किसी समीकरण का मूल यानी रूट।
तो किसी भी समीकरण के रूट में अगर उसका आधा हिस्सा अपरिमेय है तो इसका मतलब वो रूट कैसा होगा, अपरिमेय होगा। बात क्लियर, बात समझ में आ रही? जो मैं बोल रहा हूं वही नियम है, उन्हीं को आपको किताबों में नियम के तौर पे वो लिखे हुए मिलेंगे, वो लिखवाए भी जा सकते हैं, मैं लिखवा भी सकता हूं, लेकिन रटने से चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो कैसे बने उसको समझिए। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा हमने लिया। 0 से बड़ा लेने का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर दो तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो परफेक्ट स्क्वायर हो अपने आप में, जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो, एक वो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो यानी पूर्ण वर्ग ना हो। दोनों ही स्थितियों में हमको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, वो भी तब जब इसकी वैल्यू पूर्ण वर्ग हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी ये 0 से बड़ा हो तो कैसा हो, 9 के जैसा हो, 4 के जैसा हो, 16 के जैसा हो, यानी ये 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसी स्थिति में आपको जो मूल मिलेंगे वो परिमेय मिलेंगे। और अगर ये 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 7 3 ऐसे 2 करके कुछ है, तो फिर ये कैसा होगा, अपरिमेय मिलेंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 की जो कंडीशन है ये वापस दो कंडीशंस में टूटेगी। पहला, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग हो, अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल आपको परिमेय मिलेंगे। परिमेय के साथ साथ क्योंकि कहीं भी इसमें आई नहीं है तो वास्तविक हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है, एक बार प्लस लेंगे तो अलग मिलेगा, माइनस लेंगे तो अलग मिलेगा, इसलिए असमान है। तो कुल मिला के क्या होगा, मूल परिमेय है, वास्तविक है और असमान है। और अगर इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मिला, लेकिन ऐसा मिला कि वो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अपरिमेय हो जाएगा, तो इसके मूल अपरिमेय मिलेंगे, क्योंकि कहीं आई नहीं है इसलिए वास्तविक होंगे, और क्योंकि प्लस और माइनस के साथ अलग अलग वैल्यूज देंगे इसलिए असमान होंगे। ठीक, तो ये स्थिति आपकी फिर से दो स्थितियों में टूटेगी और उसके बाद रिजल्ट बनेगा। तो वो रिजल्ट लिखते हैं, ये सारा रफ हटाया जाए। ठीक है, आइए देखिए, ये स्थिति जो है दो स्थितियों में टूटेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो, तो क्या होगा, तो ऐसे में पूर्ण वर्ग हो तो मूल कैसे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उधर फिर से मैं एग्जाम्पल आपको आपके सामने लिखे दे रहा हूं कि अगर पूर्ण वर्ग होगा तो कुछ ऐसा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2a, यानी कैसा होगा, माइनस बी प्लस माइनस 3 अपॉन 2a। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो प्लस ये 9 के जैसा होगा, 9 के जैसा होगा तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो मूल आपको ये मिले। और ये मूल क्या है एक्चुअली देखें अगर, तो माइनस बी, ये क्या है, माइनस बी प्लस 3/2a, माइनस बी माइनस 3/2a, यानी ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग हो तो मूल कैसे मिले। पहली बात तो देखिए कहीं आई नहीं है तो इसका मतलब वास्तविक है। दूसरी बात, माइनस बी में 3 जोड़ेंगे और यहां माइनस बी में ये माइनस बी प्लस 3 और ये माइनस बी माइनस 3, यानी अलग अलग है, सेम नहीं है, तो कैसा है, मूल कैसे हैं, असमान। और तीसरे, अंश बटे हर, और अंश में जो संख्याएं हैं वो सारी, उसमें कहीं भी रूट नहीं बचा हुआ है, तो इसका मतलब सारी की ये पूरा कैसे है, परिमेय है, रेशनल, रियल है, ठीक, इक्वल नहीं है
और परिमेय यानी कि रेशनल है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग ना हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग हो तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, अगर ये पूर्ण वर्ग ना हो तो फिर से हम कोई भी चीज हम याद नहीं करेंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम देख लेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसा मिलता है हमको। देखिए पूर्ण वर्ग ना होने का मतलब अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लाइए जिससे रूट हटे ना, तो मान लिया 5 है अपॉन 2a। अब ये क्या रहेगा, रूट 5 तो जाएगा नहीं, और रूट 5 कैसा है, अपरिमेय, तो अपरिमेय से पहले और चीजें देखिए, कहीं इसमें आई है नहीं है, तो अगर आई नहीं है तो इसका मतलब मूल कैसे मिले, वास्तविक। क्योंकि आई नहीं इसलिए मूल वास्तविक। प्लस के साथ अलग वैल्यू मिलेगी, माइनस के साथ अलग वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब असमान। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर जब इसमें शामिल है फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन कैसा होगा, इर्रेशनल, यानी कि ये जो मूल मिलेंगे कैसे मिलेंगे, अपरिमेय। बात समझ में आई। रटने जाएंगे अगर तो पहली वाली कंडीशन में 3 तरीके के रिजल्ट मिले थे, फिर इसमें 3, फिर इसमें 3, सारे आपस में मिल जाएंगे। इसलिए चीजों को समझिए आप, कैसे चीजें आ रही, कैसे रिजल्ट्स बन रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो दो तरीके का हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप का नंबर और एक परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो। अगर पूर्ण वर्ग है तो ऐसे में मूल वास्तविक मिलेंगे, आपने देखा, असमान मिलेंगे और परिमेय मिलेंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट वाला नंबर अपरिमेय हो जाएगा, जिसके कारण मूल भी अपरिमेय हो जाएंगे। बाकी प्लस के साथ अलग वैल्यू, माइनस के साथ अलग वैल्यू होगी, इसलिए असमान होंगे, अलग अलग होंगे, और क्योंकि कहीं भी इमेजिनरी पार्ट कुछ शो नहीं कर रहा है इसलिए वास्तविक होंगे। ये थी दूसरी कंडीशन, केस सेकंड हो गया, समझ में आया होगा। अब एक और लास्ट केस बचता है, केस थर्ड। उसमें क्या है, केस थर्ड में क्या है, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर ले लिया, 0 से बड़ा ले लिया। अब कैसा लेना है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, तो नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा चीजें कुछ ज्यादा टिपिकल है नहीं, यहां रख के देख लें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां नेगेटिव नंबर आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर का कोई नंबर ही लीजिए, मान लिया सपोज नेगेटिव माइनस का 5 आ गया, कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, माइनस 5 का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो स्क्वायर रूट सब पे चला जाएगा, नेगेटिव पे अलग लगेगा, नंबर पे अलग लगेगा, तो 5 पे जब स्क्वायर रूट लगेगा तो रूट 5 होगा, और नेगेटिव पे जब लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस का मतलब आई और अपॉन 2a। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो नेगेटिव होने पर रूट्स हमको ये मिले, और ये रूट्स कैसे हैं इनको आप पहचान लीजिए, कैसे हैं, पहले बराबरी का देखें, बराबर है या नहीं बराबर है, ये देखिए, तो प्लस के साथ अलग वैल्यू मिलेगी, माइनस के जब प्लस लेंगे तो कुछ और मिलेगा, माइनस लेंगे तो कुछ और मिलेगा, तो ये प्लस और माइनस दो पे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, असमान, यानी कि बराबर नहीं होंगे। दूसरा, क्योंकि यहां आई लगा हुआ है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। बस ये बातें हैं इतनी, ठीक है। इस बात को समझना, इतनी बात को समझना आपके लिए जरूरी है। एक बार 1 मिनट में मैं पूरी बात रिवाइज रिपीट करूंगा, एक बार में पूरी बात में रिपीट करूंगा।
अगर आपके सामने कोई ऐसा इक्वेशन दे रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, इसको बिना सॉल्व किए, मतलब इसको सॉल्व करके रूट्स नहीं निकालने हैं आपको, बिना रूट्स निकाले आपको बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स का नेचर कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है, यानी रियल है या इमेजिनरी है, समान है या असमान है, परिमेय है या अपरिमेय है, रेशनल है या इरेशनल है, ऐसा सारा सब कुछ अगर बताना है तो आप दी गई इक्वेशन का जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे, एबीसी की वैल्यूज निकालने के बाद आप b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, यानी b² - 4ac में a b c के मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कोई आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी वो 3 या 4 तरीके की हो सकती है। पहली वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है 0 मिल जाए, आपको वो न्यूमेरिक वैल्यू कैसी मिल जाए, 0 मिल जाए, या वो न्यूमेरिक वैल्यू 0 से बड़ी हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो, या वो 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये हो परफेक्ट स्क्वायर और ये हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और ये चौथी कंडीशन बनेगी 0 से छोटी हो। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ऐसे में आपके बराबर होने पर रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, मूल समान होंगे, क्योंकि रूट वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे, मूल समान होने के साथ साथ वास्तविक होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है और परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मूल असमान होंगे, मूल वास्तविक होंगे और मूल परिमेय होंगे, रेशनल होंगे। अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे में मूल वास्तविक होंगे, मूल असमान होंगे और मूल अपरिमेय होंगे, यानी इर्रेशनल होंगे। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती है, b² - 4ac का मान जो भी आता है वो माइनस में आता है, तो ऐसी स्थिति में मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। ठीक, इतना काम करके आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति यानी कि नेचर बता सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी। ये है मूलों का स्वरूप यानी मूलों का स्वभाव यानी लक्षण जानने के तरीके, नियम, कानून, सिद्धांत। तो इनको आप समझिए और इन पर आधारित सवाल कल लगाएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मतलब लगाएंगे। और अभी सवालों पे जाने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे कुछ फार्मूले वगैरह आपने पढ़ रखे हैं पहले, जैसे इसके मूल अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, अगर किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो वो समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो ये सारे फार्मूले जो आपने पढ़े हैं वो फार्मूले कैसे आए, कैसे बने, इस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगली क्लास में, इसलिए अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बिल्कुल स्किप मिस मत करिएगा। तो ये सारी बातें कुछ पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज जो चीजें आपने पढ़ी उसको आप ध्यान से रिवाइज करिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसीलिए रिवाइज करने का मतलब प्रैक्टिस करके रिवाइज करिए तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक, तो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे और नए सवाल आएंगे। आज की क्लास बस यहीं पर रोकी जाती है, तब तक के लिए जय हिंद।